अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त में आपने देखा था कि बाज़ंतीनियों ने सुलेमान और हसन को चारों तरफ से घेर लिया था। इस किस्त के शुरू में हसन अपने सिपाहियों से कहता है हमला करो, जिसके बाद एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई देखकर यानिस वहाँ से भागने की कोशिश करता है। सुलेमान कहता है हसन इन कुत्तों का सरदार भाग रहा है। ये सुनकर हसन उसका पीछा शुरू कर देता है और उस पर हमला कर देता है। जैसे ही हसन अपनी तलवार यानिस को मारने ही वाला होता है, एक बाज़ंतीनी सिपाही वहाँ आ जाता है जो हसन को ज़ख्मी कर देता है। हसन भी ज़ख्मी होने के बावजूद काफ़ी देर तक उसका मुकाबला करता है, मगर वो बाज़ंतीनी सिपाही मुसलसल हसन को ज़ख्मी कर रहा था। ये देखकर सुलेमान हसन की तरफ आने लगता है, मगर एक सिपाही सुलेमान के सामने आ जाता है, जिसके बाद सुलेमान उस बाज़ंतीनी से लड़ने लग जाता है। यहाँ हसन दोबारा जैसे ही उस बाज़ंतीनी पर वार करने लगता है, वो अपनी तलवार हसन के पेट में घोंप देता है, जिसके बाद बाज़ंतीनी वहाँ से भाग जाते हैं और हसन नीचे गिर जाता है। ये देखकर सुलेमान भागकर हसन के करीब आता है और कहता है हसन मेरे भाई उठो, मगर हसन कलमा शहादत पढ़ते हुए शहीद हो जाता है। हसन के हाथ में वो निशानी मौजूद होती है जो उसे ज़ुलेखा ने दी थी। सुलेमान काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। यहाँ अल्लाह परसलान और उसके जांबाज हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो साहब का खात्मा कर देते हैं, मगर एक आदमी को वो जिंदा पकड़ लेते हैं। एक सिपाही उसके मुंह को देखकर कहता है ये भी गूंगा है। निज़ामुल मुल्क कहते हैं अमीर बुज़ान के अलावा कौन ये बात जानता था कि हम किस राय में रहने वाले हैं। अलपरसलान कहता है मैं भी जाकर उससे इस बारे में पूछता हूँ। ये कहकर अलपरसलान वहाँ से चला जाता है। वहीं एक आदमी छुप कर ये सब कुछ देख रहा होता है, जो बुज़ान का आदमी था। यहाँ अलपरसलान अमीर बुज़ान के पास पहुँच चुका था। अलपरसलान कहता है अब भेड़िए मैदान में आ चुके हैं अमीर बुज़ान, गिदड़ों के छुपने के लिए अब कोई जगह नहीं है। ये कहने के बाद अलपरसलान बचे हुए आदमी का भी खात्मा कर देता है। अलपरसलान कहता है इन गिदड़ों का सरदार अभी भी जिंदा है, अगली बारी उसकी है, चलो बताओ तुम्हारे पास क्या वजाहत है बुज़ान। अमीर बुज़ान कहता है आप ठीक कह रहे हैं शहजादे। ये कहकर बुज़ान अपने पास खड़े आदमी को खंजर मार देता है, जिसके बाद वो आदमी वहीं मर जाता है। बुज़ान कहता है जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं तहकीकात मुकम्मल करूँगा, इस गद्दार के कमरे से हमें बाज़ंतीनियों के खतूत और सल्जूकों के ख़िलाफ़ दस्तावेज़ात मिले हैं। ये कहकर वो कुछ ख़त दिखाता है। निज़ामुल मुल्क ख़त पढ़ने के बाद कहते हैं सुलेमान और हसन के बारे में लिखा है। बुज़ान कहता है जो भी सल्जूकों और गज़नियों के दरमियान अमन को ख़राब करने की कोशिश करेगा मैं उसे मार दूँगा, लेकिन अगर आपके लिए मेरे अल्फाज और सबूत काफ़ी नहीं हैं तो ये लें तलवार और अभी मेरा सर उड़ा दें। मैं गज़नी का गद्दार कहने की बजाय मरने को तरजीह दूँगा। ये सुनते ही अलपरसलान तलवार लेकर उसकी गर्दन पर रख देता है। उसी दौरान गौर खतून वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं यहाँ क्या हो रहा है अलपरसलान। अलपरसलान बुज़ान से कहता है अगर जो तुमने कहा झूठ हुआ और ये साबित हो गया कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, तो फिर तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहकर अलपरसलान अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चला जाता है। यहाँ कबीले में ख़वातीन आपस में बातें कर रही थीं। इतने में कबीले का ढोल बजता है। ज़ुलेखा कहती है लगता है हमारे बहादुर वापस आ गए हैं। इतने में सुलेमान अपने सिपाहियों के साथ कबीले पहुँच जाता है। चागरी साहब भी अपने खैमे से बाहर आ जाते हैं। निज़ामुल मुल्क भी दूसरे सिपाहियों के साथ वहाँ मौजूद थे। सुलेमान चागरी साहब के करीब आकर उनकी तरफ देखने लग जाता है और अपना सर नीचे झुका देता है। ये देखकर सब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ज़ुलेखा कहती है हसन कहाँ है। ये सुनकर साहब की नज़रें पास खड़े घोड़ा गाड़ी पर पड़ती हैं, जिसमें एक जनाजा मौजूद था। सुलेमान ज़ुलेखा को हसन की निशानी दिखाता है जो खून से भरी हुई थी। ये देखकर ज़ुलेखा रोती हुई जनाजे के करीब जाती है। जैसे ही ज़ुलेखा मुंह से कपड़ा हटाती है, ये हसन का जनाजा था। ये देखकर ज़ुलेखा काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है हसन उठो, क्या तुम्हारा बच्चा तुम्हारे बगैर यतीम पैदा होगा। ज़ुलेखा की हालत देखकर सब कबीले वाले भी उदास हो जाते हैं। उसके बाद कबीले की ख़वातीन ज़ुलेखा को संभालने लगती हैं। अलपरसलान भी मुसलसल हसन को देख रहा था। महल में हाजी तहस्तानी सुल्तान से कहते हैं काफिरों ने पहाड़ी से गुजरते हुए हमारे सिपाहियों पर हमला कर दिया है, हसन शहीद हो गया है। ये सुनकर सुल्तान खड़े हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ किले में मैं नूसियानी से कह रहा था मैंने तुम्हें सिर्फ अतराफ़ का जायज़ा लेने के लिए कहा था, लेकिन तुमने क्या कर दिया बेवकूफ़। यानिस कहता है पहले तुर्कों ने हमला किया था बाबा, हम तो अपना दिफा कर रहे थे। मैनूस कहता है जिसको तुमने मारा है वो सुल्तान तुगलक का भतीजा है। क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि इसका क्या मतलब है।
उसी दौरान तुकास अंदर आ जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब ठीक कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा भी था कि सल्जूकों से पंगा न लेना, और तुमने जाकर सुल्तान के भतीजे को ही मार दिया। दुआ करो कि ये मामला शहंशाह तक जाने से पहले हल हो जाए। ये कहकर दुकास वहाँ से चला जाता है और मेनूस अपने तख्त पर बैठकर कुछ सोचने लग जाता है। यहाँ महल में एक कातिब सुल्तान के हुक्म पर एक ख़त लिख रहा था। ख़त लिखने के बाद हाजी दस्तानी उसे एक कासिद को दे देते हैं। सुल्तान कहते हैं, ये ख़त ऐनी किले के सरबराह के काऊ मेनूस तक पहुँचा दो और उसे जाकर कहो कि मैं अपनी फ़ौज के साथ अपने भतीजे का बदला लेने आ रहा हूँ। ये सुनकर वो कासिद वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अमीर कुंदूरी कहता है, मेरे सुल्तान, अब जबकि हम काफिरों की ज़मीनों पर हमला करने के लिए जा रहे हैं, आप इब्राहिम जनाब को माफ़ कर दें और उसे लश्कर की सिपह सलारी का मौका दें। मेरी गर्दन आपके सामने हाजिर है, लेकिन मैं हमेशा वही बात करता हूँ जो हमारी रियासत के लिए बेहतर होती है। ये सुनकर सुल्तान कुछ सोचने लग जाते हैं और यहाँ इस केस का इख्तिताम हो जाता है।